तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे अगले सेशन डे 4 की इंग्लिश स्कोर बूस्टर सीरीज। आई होप आप सब लोगों को मजा आ रहा है सीरीज में, आप सब लोग इस सीरीज को देख रहे हैं, कुछ ना कुछ नया लर्न कर रहे हैं। अगर ऐसा होता भी है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज बताया करें, ठीक है। चलिए डे की शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। गिव मी अ मोमेंट, तब तक आप क्वेश्चन पढ़िए एक बार। यस, एन ऑकवर्ड neither grammatically accurate sentence is the result of center implanting। तो यहाँ बात हो रही है एक ऑकवर्ड होना सेंटेंस का, लेकिन ग्रामेटिकली एक्यूरेट होना। देखिए, ऑकवर्ड अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, राइट। ऑकवर्ड का मतलब वियर्ड हो सकता है, समथिंग दैट डजंट क्रिएट और डजंट मेक एनी सॉर्ट ऑफ सेंस, राइट। और यहाँ पे लिखा है ग्रामेटिकली एक्यूरेट। अब ग्रामेटिकली एक्यूरेट होना ये एक पॉजिटिव एक्सप्रेशन हो गया, राइट। अब आपको इतना पता होगा कि जब भी हम यूज करते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज को, कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स को, ठीक है, तो हम लोग कंजंक्शंस लाइक बट, येट या फिर हाउएवर का यूज करते हैं सेंटेंस में, राइट। तो यहाँ पे जब लिखा गया नीदर ग्रामेटिकली एक्यूरेट, ठीक है। अब देखो नीदर का यूज क्या हो सकता है कि जो सेंटेंस ना तो ग्रामेटिकली एक्यूरेट हो और ना ही वो सेंटेंस सेंसिबली एक्यूरेट हो, या फिर वो कोई भी सेंस क्रिएट करता हो। तो शायद मैं आगे चल के यहाँ पे ये लगाता नोट दिस, और सेंटेंस के बिगिनिंग में ये तो नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो वापस देखते हैं सेंटेंस में एक्चुअली मिस्टेक क्या थी। यहाँ पे जो नीदर लिखा गया, नीदर का मतलब ये भी है कि ना ही ऐसा है, राइट। और अगर पहले सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड है और बाद में पॉजिटिव है तो नीदर तो वैसे ही नहीं आ सकता, राइट। तो चार ऑप्शंस हैं आपके पास: awkward but grammatically accurate, awkward either grammatically accurate, awkward beyond grammatically accurate, या awkward unless grammatically accurate। अगेन इधर और का यूज भी यही होगा कि अगर आप कहते हैं कि the sentence is either accurate, grammatically accurate और sensibly correct, या figurative way के अंदर the sentence is correct। तो दोनों नेगेटिव एक्सप्रेशन, पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सप्रेशन है, कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज है, तो आपको सिंपली कुछ ज्यादा नहीं सोचना, बट वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। अरे होप आपने काफी काफी सारे लोगों ने आप में जब ये क्वेश्चन पढ़ा होगा तो इसका आंसर लगा भी लिया होगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन इज यूथ इज द टाइम, कि जवानी का जो टाइम होता है ना, काफी लोग इसको गवा देते हैं बेफिजूल की चीजों में। जैसे आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपना टाइम कहीं अच्छी जगह ही स्पेंड कर, राइट। सो यूथ इज द टाइम व्हेन सीड्स ऑफ कैरेक्टर इज सोन, ठीक है। जो कैरेक्टर के आपके बीज होते हैं वो उसी टाइम पे बीजे जाते हैं, ठीक है। और उसी का फल आपको विद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर अ फ्यू इयर्स, आफ्टर अ फ्यू मंथ्स आपको देखने को मिलता है, रिफ्लेक्ट होता है, राइट। सो द सीड्स ऑफ कैरेक्टर, देखिए जब भी इस तरह से दो नाउन्स गिवन होते हैं, देखो सेंटेंस में हम जब सब्जेक्ट फाइंड आउट करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली हमें वर्ब प्लेस करनी होती है। बट प्लीज इस बात को समझिए, सब्जेक्ट वो नहीं होगा हमेशा जो वर्ब के बिल्कुल साथ पड़ा है। अगर मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरह से लिखा है अ बॉक्स ऑफ कैंडीज, तो यहाँ पे हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट कभी भी कैंडीज नहीं होगा, ठीक है। कैंडीज के बॉक्स की बात हो रही, तो जो प्रेपोजिशन से पहले वर्ड होगा दैट विल बी द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। जैसे कि अ सीरीज ऑफ मैचेस, या फिर मैं लिखता हूं अ ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स। तो यहाँ मेरे सेंटेंस के सब्जेक्ट ये फ्लैट्स या मैचेस नहीं होंगे, सब्जेक्ट होगा सीरीज या ब्लॉक। इन द सेम मैनर करेक्टर हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इज यहाँ पे करेक्टर के साथ लगा है, जो वो करेक्टर के अकॉर्डिंगली लगा है, विच इज रॉन्ग ओवर हियर, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है? द सीड्स व्हिच आर व्हाट, प्लूरल। तो मेरे पास यहाँ पे वर्ब भी कैसी होनी चाहिए थी? प्लूरल, व्हिच हैज टू बी आर, राइट। The seeds of the character will have been sowing, the seeds of the character had been sown। अब यहाँ पे एक फैक्ट की बात हो रही है तो हम प्रेजेंट के डेफिनेट टेंस में बात करते हैं। देखिए वर्ड सोन पास्ट का डेफिनेट है पैसिव वॉइस के अंदर। देखो वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म इज सो, सेकंड फॉर्म इज सोड, थर्ड फॉर्म दोनों ही काम करती हैं, चाहे आप सोन लिख लीजिए चाहे आप SOWED लिख सकते हैं, बोथ आर कंसीडर्ड टू बी करेक्ट इन इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पैसिव वॉइस में बात हो रही है, तो जो बीज बोए जाते हैं, ठीक है, करेक्टर के, ठीक है, उसको जवानी के बात कहते हैं। यूथ इज द टाइम, जवानी वैसा टाइम होता है जब जो करेक्टर के बीज होते हैं वो बोए जाते हैं। द सीड्स ऑफ करेक्टर आर सोन। ऑप्शन डी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो गिवन है दैट विल बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है आई प्रेफर वॉकिंग इन द स्ट्रीट दैन राइडिंग ऑन द रोड। तो इस बंदे को क्या पसंद है, या इस बंदी को क्या पसंद हो सकता है कि इसको गली में
सैर करना, वॉक करना ज्यादा पसंद है किसके कंपैरेटिवली, जब बात होती है राइड करने की किसी भी रोड पे, ठीक है। अब कईयों को बाइक राइडिंग पसंद है, कईयों को राइडिंग पसंद है, कईयों को वॉकिंग पसंद है, कईयों को जॉगिंग, तो किसी को रनिंग, राइट। अब एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो वर्ब प्रेफर होती है, ठीक है, प्रेफर के साथ आप कभी भी प्रेपोजिशन दैन यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्रेपोजिशन किसको यूज किया जाए फिर, आइदर आप प्रेपोजिशन टू को यूज कीजिए या फिर आप प्रेपोजिशन ओवर को यूज कर सकते हैं, इनमें से कोई भी आप उठा लीजिए, ठीक है। हाँ, अगर आप एडजेक्टिव प्रेफरेबल का यूज करते हैं तो प्रेफरेबल के साथ भी दैन नहीं आता, फिर इसके साथ क्या लगाएं, इसके साथ ओवर भी नहीं आ सकता, तो इसके साथ प्रेपोजिशन क्या बचती है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ टू, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो दैन की मिस्टेक तो डेफिनेटली है। दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि प्रेफर अगर गिवन है वर्ड तो आप साथ में मोर भी नहीं यूज कर सकते, कारण प्रेफर का मतलब ही ऑलरेडी है प्रेफर या प्रेफरेबल का, दैट यू आर गिविंग मोर प्रायोरिटी टू समथिंग ओवर समथिंग, राइट। सो वॉकिंग इन द स्ट्रीट, मोर दैन तो था ही, साथ में मोर भी आ गया, अबव नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए वॉकिंग इन द स्ट्रीट टू राइडिंग ऑन द रोड, वॉकिंग इन द स्ट्रीट मोर ओवर, अब ओवर तो था लेकिन साथ में मोर इनकरेक्ट हो गया, तो इस तरह से ऑप्शंस जब आप एलिमिनेट करने लगे तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। जैसे सिंपल सेंटेंस आप बनाए अगर कि मैं इस चीज को प्रेफर करता हूं दूसरी चीज के बजाय, आई प्रेफर ब्लैक कॉफी टू, या फिर ओवर, जैसे मैंने बताया दोनों में से कोई भी ठीक हो सकती है, आई प्रेफर ब्लैक कॉफी, आई प्रेफर ब्लैक कॉफी टू और ओवर मिल्क कॉफी। तो ये सिंपल सा सेंटेंस है, इसमें आप मोर नहीं लगा सकते, दैन नहीं यूज कर सकते, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन थर्ड भी, ठीक है, सी ऑप्शन। Thereafter my son will carry out my business in my absence। देखिए फ्रेजल वर्ब की यहाँ बात हुई, कैरी आउट जो फ्रेजल वर्ब है उसका मतलब होता है किसी भी चीज को, स्पेशली किसी प्लान को, किसी स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करना, उसको एग्जीक्यूशन में लेके आना, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही है बिजनेस कंटिन्यू करने की, मेरी एब्सेंस में मेरा सन करेगा, ठीक है। किसी भी चीज को कंटिन्यू करने के लिए हम फ्रेजल वर्ब क्या यूज करते हैं, कैरी ऑन, ठीक है, जिसका मतलब होता है टू कंटिन्यू एनीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कैरी ऑन ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन डी कैरी ऑन इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। half of the property given to his sons by a businessman last year। अब देखिए अगर तो ये सेंटेंस आगे की तरफ स्ट्रेच होता, ठीक है, जैसे कि half of the property given to his sons by the businessman last year, उसके बाद इस प्रॉपर्टी की आगे बात होती was about, was of about $5 million, फिर तो ये सेंटेंस करेक्ट हो सकता था, ठीक है, जिसमें कि हम गिवन को मान लेते हैं यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल जो कि प्रॉपर्टी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसके लिए एक एडजेक्टिव होता, ठीक है, कि हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी जो बेटे को दी गई बिजनेसमैन के द्वारा वो थी लगभग $5 million की, ठीक है। बट सेंटेंस आगे नहीं बढ़ा, ये सिंपली इतना ही कहना चाह रहा है कि हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी दे दी गई सन्स को बिजनेसमैन के द्वारा पिछले साल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लास्ट ईयर जो टाइम गिवन, जब भी पास्ट का कोई टाइम एग्जैक्ट मायने में गिवन होता है, चाहे वो लास्ट ईयर हो, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, येस्टरडे, 3 days अगो, 5 years अगो, कैसे भी लिखा हो, ठीक है, टेंस एक ही आ सकता है, दैट इज पास्ट इंडेफिनिट। अब क्योंकि प्रॉपर्टी दी गई तो ये पैसिव वॉइस है। अब पास्ट इंडेफिनिट में अगर आप एक्टिव वॉइस की बात करते हैं तो एक्टिव वॉइस में तो क्या होता है, सिंपली आप वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब इसका ही आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस के रूल के अकॉर्डिंगली आपको हेल्पिंग वर्ब आइदर वाज और वर डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी, ठीक है। अब इसमें गिवन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ठीक है, लेकिन साथ में वाज एवर हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है। अब प्रॉपर्टी में से हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी भी क्या होगी, अनकाउंटेबल सिंगुलर होगी, तो यहाँ पे मेरे पास मिसिंग क्या था, was given, ठीक है। half of the property was given to his sons by the businessman, ठीक है। तो was given वाला ऑप्शन आपको फाइंड आउट करना है, is given तो प्रेजेंट के अंदर हो गया, ठीक है। has been given अगेन प्रेजेंट परफेक्ट का है, जबकि लास्ट ईयर पास्ट का टाइम गिवन है यहाँ पे। अब had been given की जरूरत नहीं है, देखिए पास्ट परफेक्ट का टोटली डिफरेंट मीनिंग होता है। अगर मान लीजिए मैं इस सेंटेंस को थोड़ा स्ट्रेच करता, पास्ट परफेक्ट क्या होता है, जब आप यूज करते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है, हैड के साथ बीन भी ऐड हो जाता है, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टेंसेस में से। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये क्यों नहीं लगा पाया प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। अगर मान लीजिए लास्ट ईयर यहाँ पे गिवन ही ना होता, ठीक है, कोई भी पास्ट का टाइम गिवन नहीं है, ठीक है,
तो काम भले ही आपने कभी भी पास्ट में किया हो या रिसेंटली किया हो, आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कर सकते हैं डेफिनेटली। तो आपका आंसर क्या हो सकता था पॉसिबली, हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी हैज बीन गिवन टू हिज सन बाय द बिजनेसमैन। कितनी प्रॉपर्टी दी जा चुकी है, ठीक है, इतनी प्रॉपर्टी उसने अपने बेटों को दे दी है। तो आपका आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो सकता था। बट अभी यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, लास्ट ईयर। अब लास्ट ईयर लिखा है तो मुझे पास्ट में बात करनी पड़ेगी, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट निकल गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट निकल गया, दो ऑप्शन बचती है, ठीक है, जो पास्ट की है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस आप स्पेसिफिकली कहां यूज करते हैं, जहां पे यू आर टॉकिंग अबाउट टू एक्शंस दैट हैपेंड इन द पास्ट and you specifically want to emphasize कि प्रीसीडिंग एक्शन कौन सा था, फॉलोइंग एक्शन कौन सा था। जब आप ये स्पेशली बताना चाहते हैं कि पास्ट के इन दो एक्शंस में से ये चीज पहले हो चुकी थी, उसके बाद ये चीज हुई, ठीक है, तभी जाके आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। जैसे मैं सेंटेंस को थोड़ा आगे लेके चलता हूँ तब आपको क्लैरिटी होगी कि पास्ट परफेक्ट कब आना चाहिए था, ठीक है। जैसे अगर मैं इसमें साथ में ऐड कर दूं बिफोर ही पास्ड अवे, तो इससे पहले कि वो गुजर गया, ठीक है, या इससे पहले कि वो मरा, इससे पहले कि ही पास्ट अवे, उससे पहले वो अपनी सारी प्रॉपर्टी या हाफ द प्रॉपर्टी अपने बेटों के नाम लगा चुका था, ठीक है। अगर ऐसा कुछ गिवन होता साथ में तो हम हैड बीन गिवन पे क्लिक कर देते, ये आपका राइट आंसर ऑप्शन हो जाता। बट ऐसा कुछ भी सेकेंड एक्शन गिवन नहीं है कि इस एक्शन से पहले ऐसा हुआ, राइट। तो आप सिंपली पास्ट इंडेफिनिट ऑप्शन बी पे जाएंगे, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 6 इज इंटरेस्टिंग। देखिए, जब भी हम बात करते हैं इमेजिनरी या फिर हाइपोथेटिकल, दोनों बातों का एक ही मतलब है, या फिर अनलाइकली कंडीशन की, इन सब का मतलब है कि आप ऐसी चीज की बात कर रहे हैं कि ऐसी कंडीशन अप्लाई करना चाह रहे हैं जो कि पॉसिबल नहीं, ठीक है। दूसरा, इमेजिनरी बात कर रहे हैं, आप हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं कि भाई अगर ऐसा होता तो क्या हो जाता, ठीक है। तो जब भी आप ऐसी बहकी बहकी बात करते हैं, ठीक है, इमेजिनरी हाइपोथेटिकल, तो ग्रामेटिकली आप इस रूल को ध्यान रखिएगा। देखो, अगर तो मैं प्रेजेंट में बात करता हूँ, ठीक है, आई एम वेरी रिच, दैट मीन्स ये तो एक रियल सेंस का सेंटेंस है कि आप रिच हैं। अगर आप हैं तो भाई साहब आप फिर इफ से स्टार्ट क्यों कर रहे हैं, ठीक है, इफ आई एम वेरी रिच, अगर मैं बहुत अमीर हूं, डोंट यू नो आइदर यू आर रिच और नॉट, ठीक है। तो एम तो गलत हो गया, मैं पास्ट में चला जाता हूँ, वॉज लगा के देखता हूँ, इफ आई वॉज वेरी रिच, अगेन आई वॉज वेरी रिच का मतलब है दैट यू डेफिनेटली वर वेरी रिच, ठीक है, आप रिच थे, जिसको आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, असर्ट कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, ठीक है। अगेन इफ क्यों आया, अगर मैं बहुत अमीर था, ठीक है, तो सेंटेंस की सेंस कहां जाती है, अगर मैं बहुत अमीर होता। इस केस में सब्जेक्ट भले ही कैसा भी, सिंगुलर हो प्लूरल हो, आई ही शी इट यू, कुछ भी लिखा हो, ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे सेंस में यूज करनी होगी वर्ब वर, ठीक है। इफ आई वॉज वेरी रिच आई वुड स्पेंड ऑल माई टाइम एंड मनी ऑन द पुअर। तो कहना चाह रहे हैं अगर मैं बहुत अमीर होता तो अपना सारा टाइम और अपना सारा पैसा स्पेंड करता किसके ऊपर, गरीबों के ऊपर, ठीक है। मैं ऐसा करता अगर अमीर होता। इस बात का भी ध्यान रखिए, यहाँ पे कई बार विल लिखा होता है जो कि प्रेजेंट से फ्यूचर की बात करने के लिए है, जबकि ये हाइपोथेटिकली सोच रहा है अगर ऐसा होता तो मैं ये कर लेता, ठीक है। तो ये पास्ट की बात कर रहा है, अभी तो वो रिच है नहीं, दैट मींस तो विल कभी भी यूज नहीं होगा, इसको आपको पास्ट फॉर्म वुड में कन्वर्ट करना होगा। अगर कैन लिखा हो तो कैन का भी पास्ट फॉर्म आपको कुड यूज करना चाहिए। तो ये तो चलो ठीक है, भले ही आई वुड ठीक लिखा है, बट वहां आपको मिस्टेक ठीक करनी है जो पार्ट आपका अंडरलाइन है। If I were very rich, that will be the right answer to this question. If I were very rich, ऑप्शन है आपका ठीक आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें हाइपोथेटिकल बात नहीं कर रहा, सिंपल एक कंडीशन में सेंटेंस में बात कर रहा है, जिसको कॉम्प्लेक्स या कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं जब कंजंक्शन इफ लगती है, ठीक है। इफ हिज फादर विल गिव हिम मनी, अगर उसके पिताजी उसको पैसे देंगे, ही विल बाय अ स्पोर्ट्स बाइक, वो एक स्पोर्ट्स बाइक खरीदेगा, ठीक है। प्लीज ध्यान रखना इस बात का, जब भी आप इफ के साथ सेंटेंस बनाते हैं तो आपका एक क्लोज बन जाता है। क्लोज क्यों बना, क्योंकि इसमें कंजंक्शन है, ठीक है। अब अगर ये कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती तो ये क्लोज कौन सा बनता, कोऑर्डिनेट क्लोज बनता। अब इसमें जो कंजंक्शन लगाएगी वो कंडीशनल या जिसको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं। तो आपका जो एक क्लोज बनता है, ठीक है, इफ कंजंक्शन के साथ या कंजंक्शन आफ्टर के साथ या कंजंक्शन बिफोर लिखा हो, अनलेस लिखा हो, अनटिल लिखा हो, या फिर कंजंक्शन आ जाए जैसे कि एज सून एज, व्हेन, या फिर वंस, इन कंजंक्शंस के साथ जो भी क्लोज लिखा जाएगा कभी, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा, दिस क्लोज विल बी कॉल्ड अ सबऑर्डिनेट क्लोज,
ठीक है, इट विल बी कॉल्ड अ सबऑर्डिनेट क्लोज, जिसको या फिर आप कह सकते हैं डिपेंडेंट क्लोज। और एक बात अपने माइंड में, अपने जहन में हमेशा के लिए फिक्स कर लीजिए, आपको बहुत काम आएगी, बहुत ही क्विकली आप एरर स्पॉट कर पाएंगे ऐसे किसी क्वेश्चन में। जब भी ऐसा हो तो जो क्लोज क्रिएट किया गया उस कंजंक्शन के साथ, जी कंजंक्शन जो मैंने लिखी, ठीक है, ये इतना ही है ना, देखो इसके बाद तो नया सेंटेंस शुरू हो गया, ठीक है, ये वाला क्लोज पर्टिकुलरली, इसको चाहे उठा के आप लास्ट में रख दो यहाँ पे, दैट ही विल बाय अ स्पोर्ट्स बाइक इफ हिज फादर, तो ये वाला क्लोज होगा सबऑर्डिनेट। कभी भी ध्यान रखना ऐसे क्लोज में विल या वुड आप फ्यूचरिस्टिक एक्सप्रेशंस जो होते हैं उनको यूज नहीं कर सकते, ठीक है, जो फ्यूचर की बात करते हैं कभी भी यूज नहीं हो सकते, इट मींस यहाँ पे विल गलत है, ठीक है। तो अब सेंटेंस बनता क्या है फिर, इफ हिज फादर, फादर सिंगुलर, सब्जेक्ट है तो वर्ब सिंगुलर क्या होने चाहिए, गिव्स, एस और एस वाई, ठीक है। इफ हिज फादर गिव्स हिम मनी, अगर उसके पिताजी उसको पैसे देते हैं, ही विल बाय अ स्पोर्ट्स बाइक, तो दिस विल बी राइट सेंटेंस। अब इसके देखते हैं आप ऑप्शंस में, इफ हिज फादर हैड गिवन, गेव, गिव्स, गिव्स आपका ठीक आंसर हो गया, लेकिन मैं यहाँ रुकूंगा नहीं, आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझा के भेजूंगा, ठीक है, प्लीज ध्यान रखना। देखो तीन ऑप्शंस बनती हैं, तीन कंडीशंस हैं, अदरवाइज एक जीरो कंडीशन होती है जब आप बात करते हैं फैक्ट्स की, लाइक इफ यू हीट वाटर अप टू 100 डिग्री सेल्सियस इट बॉइल्स, दोनों में ही प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस यूज होता है, ठीक है। अब अगर मैं इसको लिखता हूँ इफ हिज फादर गिव्स हिम मनी, तो देखिए यहाँ पे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का। तो जब आप प्रेजेंट से बात फ्यूचर की करते हैं तो मॉडल वर्ब कौन सी यूज होती है जी, विल, देखो यहाँ पे विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन है, तो ये पहला कंडीशन हो गया, जीरो कंडीशन अलग हो गया, फर्स्ट कंडीशन प्रेजेंट के अंदर है, इफ हिज फादर गिव्स हिम मनी, अगर पैसे देते हैं, प्रेजेंट बात हो रही है, ही विल बाय अ स्पोर्ट्स बाइक। अगर ये पास्ट होता कि अगर उसके फादर उसको पैसे देते, ठीक है, इफ हिज फादर गेव हिम मनी, पास्ट हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस हो गया जी, ठीक है। तो आप विल को भी वुड में कन्वर्ट कर देंगे उसकी पास्ट फॉर्म के अंदर, तो क्या बन जाएगा, ही वुड बाय अ स्पोर्ट्स बाइक, ये हो गई जी सेकंड कंडीशन। अब थर्ड कंडीशन क्या होगी, जो कि हाइपोथेटिकल है, अगर उसके फादर ने उसको पैसे दिए होते तो वो बाइक खरीद चुका होता, ठीक है। तो ये सेंटेंस कैसा बनता है, इफ हिज फादर हैड गिवन हिम मनी, तो देखो हैड गिवन आ गया जो कि बन गया आपका पास्ट का परफेक्ट टेंस। अब जब यहाँ परफेक्ट है तो भैया दूसरी तरफ भी क्या होना चाहिए, परफेक्ट ही होना चाहिए, परफेक्ट इन्फिनेटिव क्या होती है, ही वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉट। इन तीन कंडीशंस को हमेशा के लिए याद रख लीजिए, ठीक है। अगर इफ वाला आपका जो क्लोज है वो प्रेजेंट के अंदर है तो प्रेजेंट से फ्यूचर की बात विल से होगी, अगर इफ वाला क्लोज आपका पास्ट में, सिंपल पास्ट में, तो विल का सिंपली पास्ट वुड कर दीजिए। अगर आपका इफ वाला क्लोज दैट इज अ सबऑर्डिनेट क्लोज, वो अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो यू हैव टू कन्वर्ट द अदर क्लोज दैट इज प्रिंसिपल क्लोज इंडिपेंडेंट वन, उसको आप कन्वर्ट करेंगे परफेक्ट इंफिनिटिव वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर। तो देखिए जैसे यहाँ लिखा है इफ हिज फादर गेव हिम मनी, मैं करेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि यहाँ विल लिखा है तो ये गलत हो गया। इफ हिज फादर हैड गिवन इन मनी, हैड गिवन करता तो फिर वुड हैव वोट होना चाहिए था, यहाँ तो विल बाय है, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। हैज गिवन वाला कोई ऑप्शन होता ही नहीं है, इसके अलावा बचा ऑप्शन सी, इफ हिज फादर गिव्स हिम मनी, अगर उसके पिताजी पैसे देते हैं, ही विल बाय अ स्पोर्ट्स बाइक। आई होप यू अंडरस्टूड, तीनों कंडीशंस आपके माइंड में फिट होनी चाहिए। इससे पिछले क्वेश्चन में हम लोग बात कर रहे थे हाइपोथेटिकल कंडीशन, जिसमें सिंपली हमने इज हमारे आप की जगह प्रेफर किसको करना है, वर्क, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट एग्जैक्टली हैव द टीचर्स बीइंग डूइंग रॉन्ग सिंस लास्ट ईयर। देखिए जब भी आपके सेंटेंस में सिंस या फॉर जैसे वर्ड्स आते हैं प्रेपोजिशंस टाइम को ऐड करने के लिए, ठीक है, जैसे कि सिंस लास्ट ईयर लिखा है पिछले साल से, या मैं लिख दूं फॉर द लास्ट 1 ईयर, पिछले एक साल से, क्या ऐसी गलती हो रही है। तो इन केसेस में आपको वैसे भी ध्यान रखना है कि आपको सिंपल टेंसेस की जगह परफेक्ट यूज करना है, सिंपल इंडेफिनिट की जगह परफेक्ट, और सिंपल कॉन्टिन्यूअस की जगह परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब इन्होंने ऐसा कुछ करना भी चाहा, ठीक है, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल होता है हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ हैव लिखा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी है, बट यहाँ पे बीइंग लिखा है, ठीक है, जिसकी जगह होना क्या चाहिए था, बीन होना चाहिए था, ठीक है। नाउ ठीक करते हैं फिर इसको, व्हाट एग्जैक्टली द टीचर्स आर बीइंग डन, आर बीइंग डन का मतलब है टीचर्स को क्या किया गया है, ठीक है। वैसे भी आपको परफेक्ट चाहिए, सिंपल तो नहीं चाहिए। अब यहाँ पे एक्टिव पैसिव के कॉम्प्लेक्स रूल्स है यहाँ पे, ठीक है, बहुत डिटेल में तो हम नहीं जा पाएंगे, किसी दिन टॉपिक डिस्कस करेंगे तो आपको सारे आइडियाज हो जाएंगे। लेकिन अभी तक ध्यान दीजिए कि आपको हैज हैव के साथ बीइंग प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करनी है। दूसरी बात, सेंटेंस आपका इंटरगेटिव है, ठीक है, तो आपको जो अपनी हेल्पिंग वर्ब हैव है उसको सब्जेक्ट जो कि द टीचर्स है उसके पहले ही प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है, तभी सेंटेंस
इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर के अंदर आ पाएगा। व्हाट एग्जैक्टली द टीचर्स हैव बीन डूइंग, देखो हैव बीन डूइंग तो ठीक हो गया, बट हैव तो टीचर्स के पहले चाहिए हमें, इंटरोगेटिव है, ठीक है। व्हाट एग्जैक्टली हैव द टीचर्स बीन डूइंग रॉन्ग, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हैज लिखा है जबकि टीचर्स प्लूरल है, तो हैज वाला सिंगुलर की वजह से ऑप्शन गलत हो गया। क्लियर हुआ जी? आई होप आपको क्लियर हो रहे हैं सारे कॉन्सेप्ट्स। कुछ लोगों ने ग्रामर पढ़ रखी है तो उनको क्विकली समझ आएंगे चीजें, जिन्होंने नहीं पढ़ रखी आप सेंटेंसेस सुनते रहिए, किस दिन आपके लिए फुल फ्लेज कोर्स पूरा यूट्यूब पे लेके आऊंगा, यू विल एंजॉय इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शार्प फॉल इन द प्राइस ऑफ जूट, अब प्राइस के, जूट का जो प्राइस है उसमें शार्प फॉल आए, गिरावट आई, ठीक है। अब अगेन सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, जूट नहीं, जूट का क्या, प्राइस, प्राइस भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है। प्राइस में क्या आया, शार्प फॉल, कमी आई, तो आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या इसको माना जाएगा। प्रेपोजिशन से पीछे हटते जाइए, प्रेपोजिशन से पीछे हटते हुए जब आपको लास्ट वर्ड मिलेगा दैट विल बी द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। नाउ द शार्प फॉल व्हिच इज व्हाट, सिंगुलर, चलो यहीं से आइडिया हो जाता है कि सिंगुलर है तो भैया हैव तो नहीं आएगा, हैज आएगा, और हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म बिल्कुल ठीक लगाई है, लेट। लीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसकी थर्ड फॉर्म क्या बनती है, सेकंड बनती है लेट, और थर्ड भी क्या बनती है, लेट। फोर्थ क्या हो जाती है, आईएनजी वाली लीडिंग, और एस और एस वाली फिफ्थ फॉर्म होती है लीड्स, ठीक है। हैव गलत हो गया, हैज वाले दो ऑप्शन है, हैव गलत हो गया, हैज लीड, हैज लेट, ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा क्योंकि हैज और हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, उन्होंने फर्स्ट फॉर्म लिख रखी है, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो मैंने आपको ये चीज अभी पढ़ाई है, हैड आई नोन दैट यू वर प्लानिंग टू विजिट मी, अगर मुझे पता होता कि तुम प्लान कर रहे हो मुझे मिलने का। हैड आई नोन का मतलब क्या होता है वैसे, इफ आई हैड नोन, तो इसको आप वैसे भी लिख सकते हैं हैड आई नोन की तरह, ठीक है। इसका मतलब है, अब मतलब समझ गए, इफ में क्या है, हैड प्लस V3, विच मीन्स इफ वाले क्लोज के अंदर क्या लगा, पास्ट का परफेक्ट टेंस, अगर ये पास्ट का परफेक्ट है तो साथ में क्या होना चाहिए, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ इन्होंने क्या लिखा है, शुड लिखा है। शुड हैव प्लस V3 का मतलब क्या होता है, व्हेन यू स्टार्ट रिग्रेटिंग ओवर समथिंग, कि भाई मुझे तो ऐसा कर लेना चाहिए था पास्ट में, आई शुड हैव डन दिस, आई शुड हैव वर्कड हार्ड फॉर माय प्रोजेक्ट, आई शुड हैव ट्राइड द शर्ट बिफोर आई बॉट इट, इससे पहले कि मैंने खरीदी मुझे ट्राई कर लेनी चाहिए थी। जब आप रिग्रेट करते हैं पास्ट की कुछ सिचुएशन पे, जैसे कि आप कर सकते हैं अगर आप इन सेशंस को नहीं देखते हैं, ठीक है। I should have attended all classes of Ankush sir so that I would have learned English very well. कर लेनी चाहिए थी ताकि मैं सीख गया होता इंग्लिश अच्छे से। I should have made की जगह पे क्या आएगा, I would have made all the necessary arrangements. अगर मुझे पता होता कि तुम आने वाले मुझसे मिलने के लिए तो मैं सारे प्लान्स करके रखता, ठीक है। I would have make गलत हो गया, I would have made ऑप्शन ठीक ठीक हो गया। I would make तब आता जब यहाँ पास्ट इंडेफिनिट होता, जैसे कि if I न्यू, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, सेकेंड कंडीशन आ गई जो आपको पीछे मैंने बताई, तो आई वुड मेक हो जाता, ठीक है। तो सारे ऑप्शन गलत हो गए, आंसर आ गया जी ऑप्शन बी, आई वुड हैव मेड। अच्छा मस्ट हैव मेड भी है, मस्ट हैव मेड का मतलब होता है मैंने पक्का ऐसा किया होगा, आई मस्ट हैव मेड अ मिस्टेक इन द पास्ट दैट इज व्हाई आई एम अनएबल टू गेट बेटर स्कोर्स दिस टाइम, ठीक है। पक्का मैंने पास्ट में गलती करी होगी इसलिए मेरे अब भी अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे कि मैंने सीखा ही कॉन्सेप्ट को शायद गलत हुआ, ठीक है। तो मस्ट का मतलब तो पक्का ऐसा होता, और आप कह रहे हैं मैं ऐसा करता, आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो इसलिए वुड मॉडल वर्ब आएगी जो कि पास्ट से फ्यूचर की बात करने के लिए यूज होती है, ठीक है। प्रेजेंट से फ्यूचर की बात करनी हो तो विल यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए जी, ग्रामर का सेशन खत्म हुआ, ठीक है। आई होप आपको 10 के 10 क्वेश्चन और साथ में पढ़े हुए 10-12 कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हुए, ठीक है। शुरुआत करते हैं वोकेबलरी के साथ। सबसे पहला प्रश्न आज का ये रहा, ड्यूरिंग कोविड टाइम्स के चलते many organizations made sentimental appeals, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने सेंटिमेंटल अपील्स करी टू रेज फंड्स फॉर माइग्रेंट वर्कर्स, ठीक है। सेंटिमेंटल का मतलब क्या होता है, जो बड़ी मतलब मिठास के साथ, कहते हैं ना बटर लगा के, चीजी या शुगरी, ठीक है, जिसमें सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, इमोशंस बहुत ज्यादा होते हैं, तो ऐसी कुछ अपील्स की गई। तो फर्स्ट वर्ड है मॉकिश, सेकंड है प्रैग्मेटिक, थर्ड इज एम्पिरिकल, फोर्थ इज सिनिकल, ठीक है। सिनिकल तो भैया बहुत ही नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, ये तो इसका आंसर होगा भी नहीं। राइट आंसर इसका होगा मॉकिश, जिसका मतलब होता है सेंटिमेंटल या ओवर सेंटिमेंटल। अब प्रैग्मेटिक क्या होता है, जो चीजें बेस्ड होती हैं, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, माफ कीजिएगा, एक्सपेरिमेंट्स और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस
कि ऐसा नहीं कि आप लोगों ने थ्योरी पढ़ी कहीं पे भी कुछ भी कह दिया जो ऐसा होना चाहिए, प्रेगमेटिक होनी चाहिए अप्रोच, प्रेगमेटिक होनी चाहिए। ठीक है, आज गवर्नमेंट हमारी कुछ भी डिसीजंस लेती है या आप भी कुछ डिसाइड करते हैं, वो प्रेगमेटिक अप्रोच के साथ होना चाहिए कि आपने उसको एक्सपीरियंस किया है या उसको प्रैक्टिकली आपने एक्सपीरियंस करके देखा है। ठीक है, या फिर कुछ एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड है, ना कि सारी चीजें थ्योरेटिकल है, उसको कहते हैं प्रैग्मेटिक। इन शॉर्ट आप इसको प्रैक्टिकल कह सकते हैं। ठीक है, एम्पिरिकल का मतलब ये होता है, एम्पिरिकल का मतलब समथिंग दैट इज डन प्रैक्टिकली। तो प्रैक्टिकल मींस एम्पिरिकल, जैसे एम्पिरिकल स्टडीज की बात करूं मैं, मींस प्रैक्टिकल स्टडीज हुई। ठीक है, ना कि थ्योरेटिकली बात कही गई। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The audience broke into rapturous applause. The audience broke into rapturous applause as the young speaker, जैसे young speaker who had once struggled, जिसने एक टाइम लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया था with stage fright, उसको स्टेज से डर लगता था, delivered a powerful and emotionally charged speech that left everyone spellbound. सारे मन मुक्त हो गए उससे। ठीक है, ऐसा टाइम सबकी लाइफ में आता है। इन द वेरी बिगिनिंग वी फील फ्राइटेंड, वी फील स्केयर्ड और अफ्रेड ऑफ समथिंग। ठीक है, स्टेज का फियर बहुत बड़ा होता है, बट ऐसा इसने भी प्रूव किया, इसकी वजह से सब लोग रैप्चरस अप्लॉज दे रहे हैं। ठीक है, अब रैप्चरस का मतलब क्या होता है, जो फुल ऑफ एक्साइटमेंट हो। ठीक है, फुल ऑफ हैप्पीनेस हो, फुल ऑफ जॉयफुलनेस। ठीक है, तो रैप्चरस का आपको राइट सिनोनिम बताना है गिवन 4 ऑप्शंस में से। फर्स्ट वर्ड इज एक्सटैटिक, सेकंड इज टेरिफाइंग, टेरिफाइंग तो डराने वाला हो गया। ठीक है, व्हिच मींस थ्रेटनिंग। अब थ्रेटनिंग स्पीच तो नहीं देखी भैया, है ना। नेक्स्ट इज डिजास्ट्रस एंड फोर्थ वन इज मैलिशियस। MEAL मैंने पहले ही बताया था, इस प्रीफिक्स का मतलब हमेशा एक नेगेटिव मीनिंग होता है। ठीक है, और यहाँ बात हो रही रैप्चरस अप्लॉज की। ठीक है, व्हिच मींस एक्सटैटिक, फुल ऑफ जॉयफुलनेस, फुल ऑफ एंथुसियाज्म, फुल ऑफ पैशन। ठीक है, बहुत ही खुशी से और एक्साइटमेंट से भरा हुआ, उसको कहते हैं रैप्चरस। ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगा आपका ए इसका आंसर। टेरिफाइंग का मतलब थ्रेटनिंग होता है, डिजास्टर्स जिस वजह से डिजास्टर क्रिएट हो गया। ठीक है, जिसको आप टेरिबल भी बोल सकते हैं। और फोर्थ malicious, anything that is intended to harm somebody which can be said harmful। ठीक है, आई होप यू गॉट द आंसर, आपको मीनिंग समझ आया और सेंटेंस का भी क्लियर मीनिंग पता लग गया। चलो आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू रेक्टिफाई द एरर्स, मतलब एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए, that had unintentionally created, वो एरर्स जिन्होंने unintentionally क्रिएट कर दिया था confusion among the students, the teacher carefully reviewed the entire lesson plan। टीचर ने वापस से सारा जो लेसन प्लान था वो देखा, corrected the faulty explanations, उसको करेक्ट किया, and provided a revised version that was much easier to understand। ठीक है, नाउ वर्ड आपको बताना है रेक्टिफाई का मीनिंग, जो कि काफी आसान है। रेक्टिफाई या रेक्टिफिकेशन आपने सुना होगा, रेक्टिफिकेशन होती है किस चीज में, करेक्शन करना, अमेंडमेंट करना। ठीक है, चेंज करना, उसमें बदलाव करना। रेक्टिफाई का मतलब क्या है, बदलाव करना। ठीक है, तो एक हो गया करप्ट, करप्ट जिसमें कुछ इमोरली चीजें इन्वॉल्व है। ठीक है, जो कि लीगल नहीं है, या फिर करप्ट वर्ब भी होती है, किसी चीज में इमोरल या इलीगल कुछ चीजों को एड ऑन कर देना। ठीक है, कि वो डिसऑनेस्ट दिखे, तो करप्ट तो इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन करप्ट गलत हो गया, ऑप्शन ए। सेकेंड इज विलीफाई। विलीफाई का मतलब होता है किसी को भी बदनाम करना। ठीक है, टू डिफेम, या किसी को डिग्रेड करना, या किसी की आइडेंटिटी को डिस्पैरेज करना। ठीक है, बदनाम करना किसी को, मतलब किसी के भी बारे में अब्यूजिवली डिस्पैरेजिंग वर्ड्स यूज करना। ठीक है, मींस उसको बदनाम करना, उसको विलीफाई करना। थर्ड इज अमेंड, जिसका मतलब है चेंज करना या करेक्ट करना किसी को, जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कमेंड। जैसे आप कमेंडेबल वर्ड सुनते हैं, कमेंडेबल जो तारीफ के लायक है, प्रेज वर्दी है। कमेंड करने का मतलब क्या है, टू प्रेज, तारीफ करना। ठीक है, जिसको आप टू लोड भी कह सकते हो। लोड का मतलब लोडेबल क्या हो जाता है, लोडेबल बन जाता है अपलोडेबल। ठीक है, कमेंडेबल, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्पाइट द प्रोफेसर सिंसियर एफर्ट्स, प्रोफेसर के सिंसियर एफर्ट्स के बावजूद भी क्या हुआ, टू मेक द टॉपिक, उसके एफर्ट्स क्या थे, टू मेक द टॉपिक साउंड एक्साइटिंग। नाउ द लेक्चर टर्न्ड आउट टू बी, ठीक है, निकल के कैसा आया, टर्न्ड आउट टू बी सो एंडलेसली बोरिंग दैट मेनी स्टूडेंट्स फाउंड देयर माइंड्स wandering, wishing for the class to end sooner than later। अब लेक्चर बेचारे ने कोशिश तो बहुत करी। ठीक है, बट लेक्चर इवेंचुअली इतना बोरिंग हो गया कि स्टूडेंट चाह रहे थे क्लास जल्दी खत्म हो जाए। ठीक है, अब बोरिंग का मतलब ऑब्वियसली जो चीज आप रिपीटेडली करते रहेंगे वो आपको बोर करेगी, आपके लाइफ में बोर्डम लेके आएगी। ठीक है, 4 ऑप्शंस गिवन है, कैप्टिवेटिंग, फ्यूरियस, मोनोटोनस एंड मोनोलिथिक। अब देखिए दो वर्ड्स के अंदर वर्ड मोनो गिवन है,
मोनो का मतलब क्या होता है, वन। जैसे आप मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट सुनते हैं, ठीक है। मोनोपोली का मतलब होता है एक पर्सन के पास सारे राइट्स होते हैं, ठीक है। तो मोनोलिथिक का मतलब क्या है, दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम और मेड ऑफ ओनली वन थिंग, ठीक है। वन स्टोन पर्टिकुलरली इसको यूज किया जाता है, किसी एक स्टोन से बना है, ठीक है। उसको मोनोलिथिक स्ट्रक्चर कह सकते हो, मोनोलिथिक बिल्डिंग कह सकते हो आप। वैसे तो बिल्डिंग नहीं बनेगी, एक स्टोन सीधा खड़ा है अगर मान लीजिए, ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड मोनोलिथिक स्ट्रक्चर। मोनोटोनस का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, बोरिंग। आप मोनो मतलब एक ही एक्टिविटी को रिपीटेडली कर रहे हैं तो आप बोर हो जाएंगे उससे, ठीक है। तो मोनोटोनस का मतलब होता है समथिंग दैट इज बोरिंग, समथिंग दैट बोर्स यू, ठीक है, समथिंग दैट डजंट ऐड एक्साइटमेंट टू योर लाइफ और योर डे। फ्यूरी होती है किसी तरह का तनाव, चिंता या गुस्सा। फ्यूरियस का मतलब क्या हो गया, एंग्री, एक्सट्रीमली एंग्री मींस फ्यूरियस। और फर्स्ट वर्ड है कैप्टिवेटिंग। कैप्टिवेट हमने पहले भी पढ़ा था, कैप्टिवेट जो आपकी अटेंशन ग्रास्प कर ले, तो कैप्टिवेटिंग है दैट मींस उसने आपको पूरी तरह से अपनी तरफ खींच लिया है, व्हिच कैन बी कॉल्ड अल्यूरिंग, ठीक है, अट्रैक्टिव भी बोल सकते हैं आप इसको। क्वेश्चन नंबर 5, थ्रू अनवेवरिंग, अनवेवरिंग का मतलब जो डगमगाए, ठीक है, स्टिल रहे। थ्रू अनवेवरिंग परसिवरेंस, अनवेवरिंग परसिवरेंस के जरिए शी कंटिन्यू टू वर्क टुवर्ड हर गोल्स, वो लगातार काम करती रही अपने गोल्स के टुवर्ड्स, डिस्पाइट रिपीटेड सेटबैक्स, फेलियर मिले उसको उसके बावजूद, कांस्टेंट क्रिटिसिज्म, ये सब मिला उसको, कांस्टेंट क्रिटिसिज्म भी मिला, एंड मोमेंट्स ऑफ सेल्फ डाउट, अपने आप पे शक भी होने लगा। अल्टीमेटली प्रूविंग दैट, अल्टीमेटली उसने प्रूव किया डिटर्मिनेशन कैन ट्रांसफॉर्म इवन द मोस्ट चैलेंजिंग जर्नी। अगर आप डिटर्मिन्ड रहते हैं तो मोस्ट चैलेंजिंग जर्नी भी आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इनटू अ मीनिंगफुल सक्सेस स्टोरी। ये बात आपके भी समझने वाली और आपके कुछ सीखने वाली भी है, ठीक है। यू हैव टू बी परसिवेरेंट, आपको कंसिस्टेंट रहना चाहिए बीच में, अपने गोल्स की जर्नी में या अपनी किसी भी सक्सेस या करियर की जर्नी में बीच में हारना नहीं चाहिए, ठीक है। आपको अनवेवरिंग रहना चाहिए, आपके आपका फर्म होल्ड होना चाहिए अपने गोल्स के ऊपर, ठीक है। नाउ परसिवेरेंस का मतलब कंसिस्टेंसी होता है, डेडिकेशन होता है, ठीक है। आप परसिवेरेंस का मतलब जानते हैं ऑलरेडी, बहुत बार यूज होता है। नाउ फर्स्ट है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब तो होता है ज्ञान की कमी, लैक ऑफ नॉलेज, ठीक है। अब अगर किसी पर्सन के अंदर लैक ऑफ नॉलेज है, ही और शी विल बी कॉल्ड इग्नोरेंट पर्सन, ठीक है। नेग्लिजेंस होती है लापरवाही, केयरलेसनेस, डॉगेडनेस, यस, डॉगेडनेस इज द राइट आंसर। परसिवेरेंस का मतलब डॉगेडनेस है, अगर मान लीजिए कोई पर्सन बहुत ही कंसिस्टेंट है अपनी अप्रोच को लेके, ठीक है, या फिर बहुत ही डेडिकेटेड है, बहुत ही कमिटेड है, परसिवेरेंट है, तो उसको आप बोल सकते हो डॉगेड। और डॉगेड से ही नाउन क्या बना, डॉगेडनेस, ठीक है। लास्ट रिलक्टेंस, जब आपकी इच्छा किसी काम को करने की ना हो, आपका इंटरेस्ट ना हो, अनविलिंगनेस। और अगर आप ऐसा फील करते हैं किसी काम में तो यू विल बी कॉल्ड रिलक्टेंट पर्सन, ठीक है। रिलक्टेंट एक एडजेक्टिव हो जाएगा, रिलक्टेंस क्या होती है, नाउन होता है, आपकी विलिंगनेस ना होना किसी भी काम को करने में, आपकी इच्छा ना होना बिल्कुल भी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अगले कुछ वर्ड्स देखते हैं जी। द ऑडियंस सैट कंप्लीटली मेस्मराइज्ड, पूरी तरह से ऑडियंस मेस्मराइज हो चुकी थी, मन मुक्त हो चुकी थी, एज द डांसर ग्लाइडेड अक्रॉस द स्टेज, बड़े ही प्यार से वो स्टेज पे जैसे आया, with such grace and emotion that it felt as if time itself had slowed down, ऐसा लगा जैसे कि वक्त खुद ही रुक गया हो, just to witness her breathtaking performance। हर है तो जो स्टेज पे डांसर आई, ठीक है, मैं आया बोल गया, माफ कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में वर्ड है mesmerized। अब mesmerizing हमने पढ़ा था, mesmerizing जो कैप्टिवेट कर, ठीक है, आपको मन मुक्त करते, अट्रैक्ट कर, ठीक है, जिसको अल्यूरिंग कहा हमने, ब्यूरिंग कहा, कैप्टिवेटिंग कहा, एनग्रोसिंग कहा, बिविचिंग कहा, ना जाने कितने वर्ड्स हमने पढ़े, ठीक है। तो मैस में अब देखिए ना, सिंपल सी बात है, अगर आप किसी चीज में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है, या वो चीज आपको इंटरेस्ट देती है, अगर मान लीजिए, ठीक है, उसको बोलते हैं इट वॉज सच एन इंटरेस्टिंग मूवी, या फिर इट वॉज सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब जो स्टोरी है या मूवी है वो इंटरेस्ट आपको दे रही है तो वो इंटरेस्टिंग बन गई, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बुलाते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक ऐसा एडजेक्टिव जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बना हो इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर आप उस चीज में रुचि रखते हैं, ठीक है, तो आप अपने आप को क्या कहेंगे, मैं जी इंटरेस्टेड हूं। जैसे अगर मैं कहूं इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन watch this series, it will eventually help them a lot in their examination। तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स जो रुचि रखते हैं, ठीक है। अब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म से बना एक एडजेक्टिव, तो इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में हम, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है।
तो वैसे ही मैस्मराइज जो करे आपको वो मैस्मराइजिंग है, आप क्या हो गए जी, मैस्मराइज्ड हो गए, जैसे कि ये सारी ऑडियंस हो गई, ठीक है। तो मैस्मराइज्ड हो गए मतलब फैसिनेटेड हो गए, ठीक है, अट्रैक्टेड हो गए, कैप्टिवेटेड हो गए, विविच्ड हो गए, ठीक है, अल्योर्ड हो गए, ल्योर्ड हो गए, ये सारे वर्ड्स इसी के ही सिनोनिम्स बन जाएंगे, ठीक है। तो जो खींचे चले गए, ठीक है। अब अनोयड तो मतलब परेशान होता है, ये तो इसका आंसर नहीं होगा। बैफर्ड होता है कंफ्यूज्ड, तो ऑडियंस कंफ्यूज तो नहीं हुई, इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस है कि वक्त ही रुक गया हो, ठीक है। अबैंडन जिसका त्याग किया जा चुका हो, ठीक है, फोरसेकन जिसको छोड़ दिया, ठीक है, जिसको रेनाउंस कर दिया गया हो, ठीक है, रेनाउंस्ड कह सकते हैं इसको आप। जैसे कुछ अबैंडन प्लेसेस होते हैं, मान लीजिए किसी घर पे एक डॉग है, पेट है, उन्होंने कुछ साल बाद उसको छोड़ दिया यूं ही गली में, ठीक है, तो अबैंडन डॉग बन गया। किसी ने बुढ़ापे में अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया तो वो अबैंडन पेरेंट्स हो गए, ठीक है। जिस भी चीज का त्याग कर दिया जाए, किसी जगह को छोड़ दिया, उस पर आज सफाई नहीं होती, वो अबैंडन प्लेस कहलाएगा, ओके। Next question, question number 7. It is a common fallacy to believe that success happens overnight. तो एक भ्रम है, ठीक है, एक फॉल्स बिलीफ है, ये विश्वास कर लेना कि सक्सेस ओवरनाइट मिल जाएगी आपको, when in reality it is usually the result of consistent effort. रियलिटी में क्या है, कंसिस्टेंट एफर्ट्स का ही रिजल्ट होता है, काउंटलेस फेलियर्स होते हैं उसमें, एंड डिटर्मिनेशन टू कीप इंप्रूविंग डिस्पाइट ऑब्स्टेकल्स, और आप जब लगातार चलते रहे बावजूद उन ऑब्स्टेकल्स के, उन रास्ते में आने वाली अड़चनों के, ठीक है। तो फैलेसी एक फॉल्स बिलीफ है जिसका सही आंसर होगा एरर। एविडेंस हो गया, किसी भी चीज का आपको सबूत मिलता है, ठीक है। अच्छा, इन दो वर्ड्स को अच्छे से समझिएगा, वन इज वेरासिटी, अदर वन इज वोरासिटी, ठीक है। अब वोरासिटी से एडजेक्टिव भी बनता है वोरेशियस, जिसके कॉन्टेक्चुअली दो डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। एक तो वोरेशियस वो होता है जो बहुत खाएगा, ठीक है, बिग ईटर, जिसको हम कहते हैं ग्लटन या फिर गोरमेंट, जो बहुत ज्यादा खाए या बहुत ज्यादा पिए, ठीक है, तो उसको कहते हैं बिग ईटर या बिग ड्रिंकर, ग्लटन या गोरमेंट। एक वोरेशियस अलग कॉन्टेक्स्ट में होता है जो बहुत ही पैशनेट होता है अपने किसी भी चीज को लेकर, ठीक है, पैशनेट होना या उसका एविड होना या फिर उसका एंथुसियास्टिक होना। जैसे कि आप में से कोई ऐसा है जो दिन में आधी किताब खत्म कर लेता है या हफ्ते में हर हफ्ते एक दो किताबें खत्म करता है, तो आप क्या होंगे, वोरेशियस रीडर कहलाएंगे, ठीक है। और आप में से कुछ लोग हैं जो सारा दिन खाते ही रहेंगे, ठीक है, पेट ही नहीं भरता, इच्छाएं नहीं मरती, पेट भर गया होता है कई बार, तो आप वोरेशियस ईटर हो गए, ठीक है। अब वोरेशियस से ही निकला वोरासिटी, तो वोरासिटी होना मतलब वोरेशियस होने की क्वालिटी होना, क्वालिटी ऑफ बीइंग वोरेशियस, ठीक है। अगर नाउन में चले जाएं तो ईगरनेस टू ईट अलॉट, बहुत ज्यादा खाने की तमन्ना को कहते हैं वोरासिटी, ठीक है। या फिर पैशन, पैशनेट से नाउन बन जाएगा पैशन या एबिलिटी, ठीक है, आपके अंदर बहुत ज्यादा एंथुसियाज्म है, बहुत ज्यादा पैशन है किस चीज को लेके, तो एबिलिटी इसका वोरासिटी का ठीक सिनोनिम बनेगा। वेरासिटी क्या होती है, ऑथेंटिसिटी, किसी भी चीज की जेन्युइननेस। जैसे आजकल इतनी सोशल मीडिया पे न्यूज आती है, फेक न्यूज आती है, पता नहीं, हमें तो पता नहीं कि ट्रू है या फेक है, बट हमें उन चीजों की वेरासिटी चेक करनी चाहिए, उनकी जेन्युइननेस चेक करनी चाहिए, उनकी ऑथेंटिसिटी चेक करनी चाहिए कि वो जेन्युइन भी है कि नहीं, ठीक है, उसको कहते हैं वेरासिटी, ठीक है, जेन्युइननेस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। The government implemented strict new security measures after discovering, तो गवर्नमेंट ने लगाए किस चीज के बाद, देखते हैं, that a sophisticated criminal network, बहुत ही sophisticated बड़ा ही कॉम्प्लेक्स क्रिमिनल नेटवर्क था, had been counterfeiting, वो काउंटरफिट कर रहे थे करेंसी को on such a large scale। काउंटरफिट करने का मतलब होता है किसी की कॉपीज बनाना, ठीक है, ऐसा दिखाना कि वो ओरिजिनल है बट वो कॉपीज होती है, किसी की कॉपीज क्रिएट करना, या काउंटरफिट का मतलब भी होता है, काउंटरफिटिंग मतलब जो कॉपी है, फेक है, ठीक है, that it began to threaten the stability of local economy, ठीक है, तो मतलब उससे खतरा हो गया स्टेबिलिटी की, लोकल इकोनॉमी की स्टेबिलिटी को, ठीक है। तो काउंटरफीट जो फेक है, रियल नहीं है, विच मींस फॉर्जरी, ऑप्शन बी, ठीक है। फर्स्ट वर्ड है फियास्को, फियास्को होता है कैटास्ट्रफी बोल सकते हैं इसको आप, जो पूरी तरह से मिसफॉर्चुनेट हो, ठीक है, अ कंप्लीट फेलियर मतलब पूरा डिजास्टर हो गया, कंप्लीट फेलियर जिसको आप डिजास्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। इम्प्रॉम्प्टू क्या होता है, जो चीजें सडनली आपको कोई टास्क दे दी गई, कोई आपको टाइम नहीं दिया उसको प्रिपेयर करने का, ठीक है, जिसको हम एक्सटेम्परी भी बोल सकते हैं। दिस इज नॉट एक्सटेम्पोर, दिस इज एक्सटेम्परी, ठीक है। एक्सटेम्परी या इम्प्रॉम्प्टू एक्टिविटी होती है जो ऑन द स्पॉट एक्टिविटी होती है, जिसके लिए हमें टाइम ना मिले प्रिपरेशन का, ठीक है। फ्रेंजी, फ्रेंजी का मतलब होता है जब चीजें बात करते हैं हम ऐसे बिहेवियर की जो फुल ऑफ एक्साइटमेंट हो, ठीक है, वाइल्ड बिहेवियर, फुल ऑफ एक्साइटमेंट, बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट से भरा हुआ वाइल्ड बिहेवियर,
ठीक है, नॉइजी या लाउडली हो जाते हैं बहुत ज्यादा लोग, ठीक है, उसको फ्रेंजी बोलते हैं। The principal made it clear that while she understood the student's frustration, तो प्रिंसिपल ने क्लियर क्लियर बोल दिया सब कुछ ही, जबकि वो समझती है स्टूडेंट की फ्रस्ट्रेशन को भी। शी कुड नॉट कंडोन एनी फॉर्म ऑफ मिसकंडक्ट, वो नहीं कर सकती कंडोन किसी भी तरह के मिसकंडक्ट को, एम्फेसाइजिंग दैट देयर वर appropriate channels through which concerns should be addressed। तो appropriate channels हमने बनाए हैं, उनके थ्रू ही concerns भेजे जाने चाहिए, ना कि इस तरह से मैं किसी भी तरह के मिसकंडक्ट को कंडोन करूंगी, ठीक है, विच मीन्स वो बात कर रही है कि मैं इस तरह के मिसकंडक्ट को माफ तो नहीं करूँ, इसको एक्सेप्ट नहीं करूँ, ठीक है। कंडोन का मतलब होता है किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है, या उस चीज को माफी दे देना। तो यहाँ पे देखिए वर्ड पहला है सोलिसिट्यूड, सेकेंड इज पार्डन, थर्ड इज पेनल्टी एंड फोर्थ इज सोलिस। सोलिस ऐसी है, मान लीजिए आप बहुत दुखी हैं, आपके फ्रेंड ने आके आपको एक जादू की झप्पी दे दी, ठीक है, या फिर आपको बहुत ही मोटिवेटिंग कोई बात कहती या आपको गुड न्यूज सुना दी, ठीक है, वो आपके लिए कैसा काम करेगी, आपको बढ़िया फील करवाएगी, ठीक है। सॉलेस समथिंग और somebody भी हो सकता है, ठीक है, that makes you feel better or happier, जो चीज आपको ग्रीफ, ठीक है, दुख दर्द से बाहर निकाले उसको सॉलिस कहते हैं, ठीक है। पेनल्टी आपको पता है किस तरह का फाइन, पार्डन मतलब माफी, और सॉलिसिट्यूड क्या होता है, किसी भी तरह की केयर, किसी के लिए केयर या फिर कंसर्न। तो केयर या कंसर्न को सॉलिसिट्यूड कहते हैं हम लोग। आंसर क्या बन जाएगा, वो कह रही है कि मैं कंडोन नहीं करूंगी, मतलब पार्डन नहीं करूंगी, माफ नहीं करूंगी इस चीज को, ठीक है। चलिए जी आखिरी प्रश्न आज की क्लास का। द शेफ डिसाइडेड टू गार्निश द अदरवाइज सिंपल डिश, उसने सोचा कि मैं क्यों ना इस सिंपल डिश को गार्निश करूं with a vibrant mix of fresh herbs, delicate edible flowers, and a drizzle of lemon infused oil, instantly transforming it into a visually stunning and appetizing masterpiece। ठीक है, तो उसने गार्निश करने का सोचा, गार्निश मतलब उसको डेकोरेट करना, किसी भी चीज को डेकोरेट करने को कहते हैं गार्निश करना, ठीक है। ऑप्शन आ गया जी आपका डी आंसर। ब्लेमिश होता है किसी भी तरह के दाग धब्बे, ठीक है, किसी के चरित्र पे, उसके करेक्टर पे भी हो सकते हैं, किसी की स्किन पे भी हो सकता है, किसी तरह का स्पॉट, किसी भी तरह का स्ट्रेन, ठीक है, कोई भी धब्बा, कोई भी दाग, समथिंग दैट लुक्स यू बैड, ठीक है, जो चीज आपको बुरा फील करवाती है, दिखने में चीज को बुरा कर देती है, ठीक है, इसको आप इम्परफेक्शन भी कह सकते हैं। ओके, टार्निश, हमने पीछे एक वर्ड पढ़ा था विलीफाई। विलीफाई का मतलब है किसी को बदनाम करना, ठीक है, किसी की इमेज अगर टार्निश करते हैं दैट मींस आप उसकी इमेज खराब करते हैं। तो इसका बेसिक मीनिंग बन जाता है टू स्पॉइल, किसी की इमेज के लिए यूज कर सकते हैं आप, किसी प्लान के लिए यूज कर सकते हैं, किसी स्ट्रेटेजी के लिए, कि उसको टार्निश कर दिया मतलब स्पॉइल कर दिया, ठीक है, बेकार कर दिया, खराब कर दिया। ड्विंडल का मतलब होता है किसी भी चीज का डिमिनिश होना, ठीक है, डिमिनिश का मतलब क्या होता है, डिक्रीज होना, डिमिनिश होना कॉन्स्टेंटली बट बहुत आराम से, डिमिनिश ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मतलब होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, स्लोली, डिमिनिश ग्रेजुअली इन साइज या फिर स्ट्रेंथ या फिर नंबर या क्वांटिटी। तो किसी चीज का नंबर, क्वांटिटी, साइज या क्वालिटी वाइज धीरे धीरे ग्रेजुअली डिमिनिश होना, डिक्रीज होना, उसको कहते हैं ड्विंडल होना, ठीक है। तो ये कुछ 10 वर्ड्स और 10 ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट के साथ 10 प्रैक्टिस क्वेश्चन आज के सेशन में थे। आई होप यू लाइक द सेशन। अगर आपको पसंद आया लाइक प्लीज दबा दीजिए, सेशन को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए आपको कितना समझ आया और इंटरेस्टिंग लगा या नहीं लगा। लास्ट पे डे 2 लिखा है गलती से, दिस वाज डे 4। तो आई होप ये सेशंस हमारे अच्छे जा रहे हैं। हम ऑलरेडी अब तक 4 सेशंस कर चुके हैं और मैंने आपको 10 सेशंस प्रॉमिस किए हैं। आई होप मैं पूरे कर पाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।